वेलकम टू स्कूल एंड एकेडमिक सब्सक्राइबर्स। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। मुझे करो सर, कर दिया, चलो पढ़ाओ। स्वागत है आप सबका करंट अफेयर्स डेली की कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज़ एनालिसिस की वेब सीरीज में। मैं हूं विनय चौहान और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 22 जुलाई और 23 जुलाई की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उनसे जुड़े हुए स्टैटिक फैक्ट्स जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीएससी या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़िए, क्योंकि हम लाते हैं आपके पास लेटेस्ट करंट अफेयर्स अपडेट और न्यूज़ की इन डेप्थ एनालिसिस। दोस्तों, कल था 22 जुलाई और कल का दिन पूरे वर्ल्ड में पाई अप्रॉक्सीमेशन डे के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 22 जुलाई को 22/07 से लिख सकते हैं और पाई की वैल्यू होती है 22/7। तो जिस तरह से 22 जुलाई को पाई अप्रॉक्सीमेशन डे मनाया जाता है, उसी तरीके से 14 मार्च को पाई डे मनाया जाता है, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 3.14। तो यहाँ से 14 मार्च निकल के आता है। अब आज की डेट है 23 जुलाई और इंडिया में आज का दिन इंडियन नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि आज के ही दिन 23 जुलाई 1927 को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने पहला रेडियो ब्रॉडकास्ट किया था। तो ये जो मैं आप लोगों को डेज बताता हूँ, इसको लिख के रेगुलर प्रैक्टिस के थ्रू मगअप कर लीजिए, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में ये नज़र आते हैं। चलिए अब चलते हैं आज की करंट अफेयर्स पे और स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट न्यूज़, और ये निकल के आती है पेगासस इशू पे। पार्लियामेंट्री पैनल ऑन आईटी टू डिस्कस पेगासस इशू ऑन जुलाई 28। दोस्तों, पेगासस आजकल बहुत ही हॉट टॉपिक बना हुआ है, तो आज मैं पेगासस पे डिटेल्ड एनालिसिस पे एक वीडियो लाऊंगा और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगा। तो पार्लियामेंट्री पैनल की स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शशि थरूर की अध्यक्षता में 28 जुलाई को पेगासस इशू पे डिस्कस करेगी, क्योंकि पेगासस का यूज करके इंडिया में 300 से ज़्यादा लोगों के फ़ोन की जासूसी की गई है। और इस पैनल में नागरिकों की डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी के सब्जेक्ट पे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधिकारियों को समन किया जाएगा, यानी कि बुलाया जाएगा। इस कमेटी ने नवंबर 2019 में भी कई राउंड मीटिंग की थी, मगर पैनल ने कोई रिपोर्ट नहीं सबमिट करी थी, क्योंकि 2019 में इस ताका झाकी वाले एपिसोड को गवर्नमेंट ना ही कंफर्म कर रही थी और ना ही उसमें इन्वॉल्वमेंट को मना कर रही थी। मगर अभी हुए कुछ खुलासों में बहुत सीरियस मामला सामने आया है। तो अब क्वेश्चन ये नहीं बनता है कि गवर्नमेंट के पास पेगासस का एक्सेस है कि नहीं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि इस तरह से तो किसी भी साइबर क्राइम को अंजाम दिया जा सकता है। तो वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और एमपी के एक्स सीएम कमलनाथ ने सुप्रीम कोर्ट से इस इश्यू पर निष्पक्ष जांच कराने की गुहार लगाई है। अब यहाँ पे दो मिनिस्ट्री का जिक्र हुआ, तो इनके स्टैटिक फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके मिनिस्टर हैं मिस्टर अश्विनी वैष्णव, जो कि इसके अलावा रेलवे मिनिस्टर और कम्युनिकेशन मिनिस्टर भी हैं, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है राज्यसभा एमपी फ्रॉम उड़ीसा। मिनिस्टर ऑफ स्टेट है राजीव चंद्रशेखर, जो कि राज्यसभा एमपी हैं कर्नाटका से। अब देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के बारे में। तो अपने गृह मंत्री हैं अमित शाह, जो कि लोकसभा एमपी हैं गांधीनगर गुजरात से, और यह कॉर्पोरेशन मिनिस्टर भी हैं। गृह मंत्रालय में 3 मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं। नित्यानंद राय, जो कि लोकसभा एमपी हैं उजियारपुर बिहार से। अजय कुमार मिश्रा, जो कि लोकसभा एमपी हैं खेरी उत्तर प्रदेश से। और निशीथ प्रमाणिक, जो कि लोकसभा एमपी हैं कूच बिहार वेस्ट बंगाल से। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़, और यह भी पेगासस से ही निकल के आती है। सीनियर एडवोकेट मनोहर लाल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी प्रोब की मांग की है, क्योंकि रिपोर्ट आई है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 300 से ज़्यादा लोगों के, जिसमें कि जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, अपोजिशन लीडर्स, क्रिटिक्स और यहाँ तक कि उनके खुद के अपने मिनिस्टर्स भी शामिल हैं, उनके फ़ोन की पेगासस के द्वारा जासूसी कराई है।
तो शर्मा जी का कोर्ट से पूछना है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन प्रधानमंत्री को पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए अपने नागरिकों पर जासूसी कराने की इजाज़त देता है? यह पेगासस स्कैंडल इंडिया की डेमोक्रेसी, जुडिशरी और देश की सिक्योरिटी पर घातक हमला बोला जा रहा है और यह कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ और राइट टू प्राइवेसी का हनन है और यह एक पर्सन की डिग्निटी पे अटैक है। तो शर्मा जी ने इमोशनल होकर बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल दी। अब इस न्यूज़ में PIL का इस्तेमाल हुआ था। तो PIL का मतलब है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो PIL एक पिटीशन होती है जो कि किसी भी पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर में किसी भी आम पब्लिक के द्वारा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में फाइल किया सकती है फॉर एनी मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। क्लियर? तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। G20 के इन्वायरमेंटल मिनिस्टर की मीटिंग इटली के नेपल्स सिटी में चल रही है। अभी रिसेंट में USA और रसिया में फॉरेस्ट फायर और वेस्टर्न यूरोप में डिवास्टेटिंग फ्लड के चलते ग्रुप ऑफ 20 इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन के इन्वायरमेंट और एनर्जी मिनिस्टर इटली में 2 दिन की गपशप के लिए इकट्ठा हुए हैं और यह उम्मीद लगाई जा रही है कि नवंबर में ग्लासगो स्कॉटलैंड में जो यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज की कॉप मीटिंग होनी है, जिसको कि कॉप 26 के नाम से जानते हैं, इसमें क्लाइमेट चेंज को बचाने के लिए गोल रखे जाने हैं, उन पे डिस्कशन होगा। इटली नेपल्स में हो रही मीटिंग में 3 मेन थीम्स पे फोकस किया जाने वाला है। बायोडाइवर्सिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ ओशंस, यानी कि इन दोनों को कैसे प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट किया जाए। दूसरा, सर्कुलर इकोनॉमिक्स को प्रमोट किया जाए, वो भी खासकर फैशन और टेक्सटाइल सेक्टर में। और तीसरा एम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए फाइनेंशियल सिस्टम को रीअलाइन किया जाए। तो यह इस मीटिंग का एजेंडा है। अब COP 26 ये यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस की 26 कॉन्फ्रेंस है और यह हर साल कराई जाती है। COP स्टैंड फॉर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज और इन कॉन्फ्रेंस में वह सब देश अटेंड करते हैं जिन्होंने यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज ट्रीटी 1994 को साइन किया हुआ है और इसका मेन एम होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्रमोट करना, यानी कि इन्वायरमेंट को बिना हार्म करते हुए इकोनॉमी को कैसे डेवलप किया जाए। COP 26 नवंबर 2021 में स्कॉटिश इवेंट कैंपस ग्लासगो स्कॉटलैंड UK में होगी, जो कि UK और इटली मिलके होस्ट कर रहे हैं। तो आइए अब इटली और UK के स्टैटिक फैक्ट देख लेते हैं। इटली जो कि मेडिटेरियन सी में यानी कि भूमध्य सागर में यहाँ पे पैर डुबा के बैठा हुआ है। इसकी कैपिटल है रोम, करेंसी यूरो। तो CCC कंट्री कैपिटल करेंसी है इटली, रोम, यूरो। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं सरीगो मैटारेला और प्राइम मिनिस्टर है मारियो ड्रैगी। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है इटालियाना। अब देखते हैं यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड से मिलकर बना हुआ आइलैंड नेशन है। तो याद रखिएगा यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड और ग्रेट ब्रिटेन तीनों में डिफरेंस है, इन सबको एक मत मान लेना। तो चलो मैप से देखते हैं। ये है इंग्लैंड। अब जब इंग्लैंड में स्कॉटलैंड और वेल्स को मिला दिया जाए तो बन जाता है ग्रेट ब्रिटेन और इसमें ये आयरलैंड का ये ऊपर वाला हिस्सा नॉर्दर्न आयरलैंड को जब मिला दिया जाए तो बन जाता है यूनाइटेड किंगडम। और ये पूरे आयरलैंड को भी अगर मिला दिया जाए तो इस पूरे इलाके को बोलते हैं ब्रिटिश आइसलैंड्स। तो चलो अब देखते हैं यूके के स्टैटिक फैक्ट। यूके कैपिटल लंदन, करेंसी पाउंड स्टर्लिंग। CCC इंग्लैंड, लंदन, पाउंड स्टर्लिंग। PM है बोरिस जॉनसन और ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। नाउ नेक्स्ट न्यूज़। आज 23 जुलाई से टोक्यो ओलंपिक्स का आगाज हो रहा है और इसकी ओपनिंग सेरेमनी में इंडिया के 20 एथलीट्स और 6 ऑफिशियल्स शामिल होंगे। इंडिया की तरफ से ओपनिंग सेरेमनी में इंडिया के फ्लैग बियरर होंगे 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर मैरी कॉम और मेंस हॉकी टीम के कैप्टन मनप्रीत सिंह। रेसलर बजरंग पूनिया क्लोजिंग सेरेमनी में इंडिया के फ्लैग बियरर होंगे। अब देखते हैं ओलंपिक्स रिलेटेड कुछ फैक्ट। 2024 ओलंपिक्स पेरिस फ्रांस, 2028 ओलंपिक्स लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया और 2032 ओलंपिक्स
ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में कराए जाएंगे। यार ये ओलंपिक्स वाले तो बहुत ही फास्ट हैं, 2032 तक की प्लानिंग करके रखी हुई है। ओलंपिक्स को ऑर्गेनाइज कराने के लिए जो अरेंजमेंट करने का काम होता है यह होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी कि IOC का, जिसकी की स्थापना हुई थी 1994 में। इसका हेडक्वार्टर है लॉजेन स्विट्जरलैंड में। प्रेसिडेंट है थॉमस बैक और डायरेक्टर जनरल है क्रिस्टोफर डी कैपर। अब इंडिया में ओलंपिक्स के लिए एथलीट्स को तैयार करना, उनको सेलेक्ट करना, यह सब जिम्मेदारी होती है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। तो IOA इसकी फाउंडेशन हुई थी 1927 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। प्रेसिडेंट है नरेंद्र बत्रा और सेक्रेटरी जनरल है राजीव मेहता साहब। अब देखते हैं जापान के फैक्ट। तो ये चाइना के साइड में पैसिफिक ओशन में तैर रहा चुन्नू सा आइलैंड नेशन है। इसकी कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है येन। तो CCC जापान टोक्यो येन। PM है योशिहाइडे सुगा और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है जापानीज। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। गवर्नमेंट ने जो बच्चे कोविड-19 से ऑर्फन हो गए हैं यानी कि जिनके माता पिता ख़त्म हो गए हैं, उनको रजिस्टर करने के लिए एक पोर्टल की शुरुआत करी है। इस पोर्टल का नाम है www.pmcaresforchildren.in। गवर्नमेंट ने 15 जुलाई से यह पोर्टल सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ के लिए खोल दिया है और इसका अनाउंसमेंट विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी ने लोकसभा के मानसून सेशन के दौरान किया। इस स्कीम में PM केयर फंड से हर बच्चे को 10 लाख का कॉर्पस प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें कि गवर्नमेंट बच्चे की स्कूल एजुकेशन को एक्सटेंड कराएगी। 18 साल के बाद 5 साल तक हायर एजुकेशन के लिए मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा और 23 साल की उम्र में बचा हुआ पूरा कॉर्पस का अमाउंट लमसम में एक साथ दे दिया जाएगा। इसके अलावा बेनिफिशियरी को आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस भी दिया जाएगा। तो यह सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए बहुत ही अच्छी स्कीम है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। माइक्रोसॉफ्ट और तेलंगाना गवर्नमेंट के बीच हैदराबाद में $2 बिलियन से $2.5 बिलियन इन्वेस्टमेंट वाला डेटा सेंटर इस्टेब्लिश करने के लिए खुसुर पुसुर हो रही है। और अगर यह खुसुर पुसुर सफल हो जाती है तो यह माइक्रोसॉफ्ट का USA के बाहर एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। वैसे ये ऑलमोस्ट कन्फर्म हो चुका है, बट अभी ऑफिशियली कन्फर्मेशन आनी बाकी है। 1998 में माइक्रोसॉफ्ट ने हैदराबाद में अपने US हेडक्वार्टर के बाहर सबसे बड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर भी इस्टेब्लिश किया था। वहीं अमेज़ॉन वेब सर्विस ने भी नवंबर में हैदराबाद में $2.77 बिलियन का डेटा सेंटर बनाने का अनाउंसमेंट किया था। तो ऐसा लग रहा है कि अब हैदराबाद नया IT MNCs का हब बनता जा रहा है। तो चलिए अब देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट के स्टैटिक फैक्ट। यह एक अमेरिकन MNC है जो कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और पर्सनल कंप्यूटर वगैरह बनाती है। इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन USA और CEO है सत्या नडेला। वहीं अमेज़ॉन, यह भी अमेरिकन MNC है। यह एस्टेब्लिश हुई थी 1994 में। इसका भी हेडक्वार्टर है वाशिंगटन में और CEO है एंडी जैसी। अब देखते हैं तेलंगाना के स्टैटिक फैक्ट। फाउंडेशन डेट 2 जून 2014। यह महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्रा और कर्नाटका से बॉर्डर शेयर करता है। इसकी कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी दोनों ही हैदराबाद है। डिस्ट्रिक्ट है 33। गवर्नर है तमिलसई सौंदराराजन। CM है के चंद्रशेखर राव। लोकसभा सीट है 17, राज्यसभा सीट है 7 और यह बाई कैमरल लेजिस्लेचर फॉलो करता है। यहाँ पे विधानसभा सीट है 119 और विधान परिषद की सीट है 40। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है तेलुगु। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। इंडिया के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बायजूस ने US बेस्ड बच्चों के डिजिटल रीडिंग प्लेटफॉर्म एपिक को $500 मिलियन में खरीद लिया है। इस एक्विजिशन से बायजूस को US में अपने पैर पसारने में हेल्प मिलेगी। अब देखते हैं बायजूस के स्टैटिक फैक्ट। इसका फाउंडेशन हुआ था 2011 में। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। फाउंडर एंड CEO हैं बायजूस रविंद्रन। बायजूस की जून 2021 के हिसाब से वैल्यूएशन है $16.5 बिलियन और यह आज की डेट में वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़।
गवर्नमेंट के एमएसएमई मिनिस्टर नारायण राणे ने लोकसभा में बताया कि रिटेल ट्रेड और होलसेल ट्रेड को 2 जुलाई 2021 से एमएसएमई कैटेगरी में शामिल कर लिया गया है। गवर्नमेंट ने एमएसएमई सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम लॉन्च करी थी, जिसमें कि एमएसएमई को 2 करोड़ तक बिना कोलेट्रल या बिना किसी थर्ड पार्टी गारंटी के लोन दिया जाता है। और गवर्नमेंट का क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट बैंक्स को 2 करोड़ तक का क्रेडिट गारंटी देता है। इसका मतलब है कि एमएसएमई को बैंक बिना किसी सिक्योरिटी या फिर यह कह लो कि बिना प्रॉपर्टी पेपर्स रखे लोन देगा। और अगर इन केस एमएसएमई फर्म लोन नहीं अदा कर पाती है तो गवर्नमेंट 2 करोड़ तक का पैसा बैंक को देगी। यह है गवर्नमेंट की तरफ से बैंक को क्रेडिट गारंटी। CGTMSE क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस स्कीम में अभी तक 53,86,739 लोगों को यह गारंटी दी जा चुकी है, जिनका टोटल लोन अमाउंट है 2,72,000 करोड़ रुपए। अब देखते हैं एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज का क्लासिफिकेशन। तो आरबीआई के हिसाब से जुलाई 2020 से माइक्रो में वो फर्म आएंगी जिनका प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट है 1 करोड़ से कम और एनुअल टर्नओवर यानी कि सेल्स 5 करोड़ के अंदर है। वहीं स्मॉल में वो फर्म आएंगी जिनका प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम है और टर्नओवर 50 करोड़ से कम हो। और वहीं मीडियम में अब वह फर्म आएंगी जिसमें कि प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ तक हो और टर्नओवर 250 करोड़ तक। तो यह था एमएसएमई का क्लासिफिकेशन। और इसी के साथ दोस्तों आज का करंट अफेयर्स एपिसोड कंप्लीट होता है। अगर आपका ज्ञानवर्धन हो रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।